आय और रोजगार के निर्धारण का पहला वीडियो मैं जो है आपके लिए ला चुका हूँ और ये है आपका आय और रोजगार निर्धारण का पार्ट सेकंड। पहले वाले वीडियो मैंने अर्थ के बताया था, समग्र मांग क्या होता है, समग्र पूर्ति क्या होती है, ठीक है ना, उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति के बारे में बताया था। आज के वीडियो में बताऊंगा कि आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है। पूरी वीडियो को देखेंगे। वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा हुआ है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में। चलिए बात करते हैं आय और रोजगार के निर्धारण, वीडियो नंबर सेकंड, जिसमें पहले बात करेंगे प्रभावी मांग। प्रभावपूर्ण मांग भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। प्रभावी मांग क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में प्रोफेसर कीन्स का दिया हुआ है। प्रोफेसर कीन्स ने बताया था किसी भी अर्थव्यवस्था में जिस बिंदु पर अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग और अर्थव्यवस्था की सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होगी, उस बिंदु को हम प्रभावी मांग का बिंदु कहेंगे और उसी बिंदु पर आय और रोजगार का संतुलन स्तर जो है निर्धारित होता है। यानी कि एक ऐसा बिंदु, ठीक है ना, जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है। दैट मीन्स वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस, जहाँ पर ए डी और ए एस आपस में बराबर होता है, उस बिंदु को प्रभावी मांग का बिंदु कहते हैं। और यही प्रभावी मांग जो है आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर होता है। हम ही डिपेंड करते हैं कहाँ पर, तो जहाँ पर दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस बिंदु पर बराबर होगा वहीं पर जो है आय, और इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जब एक संतुलन जो है एक निश्चित बेज रेट पर, यानी कि जो है मजदूरी दर पर, जो है मजदूरी की जो डिमांड है, मजदूरों का जो सप्लाई है, वो दोनों जहाँ पर बराबर होता है वहीं पर पूर्ण रोजगार या भी संतुलित आय का निर्धारित होता है। तो ऐसे में आय और रोजगार के निर्धारण के दो प्रमुख घटक सामने आते हैं। एक है सामूहिक मांग और दूसरा है सामूहिक पूर्ति। सामूहिक मांग को हम C प्लस आई भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सामूहिक मांग के जो घटक होता है, C का मतलब उपभोग व्यय, आय का मतलब होता है निवेश व्यय। उसी प्रकार के सामूहिक पूर्ति C प्लस आई इक्वल टू बाई राष्ट्र की आय, और सामूहिक पूर्ति बराबर होती है। C का मतलब होता है उपभोग व्यय, S का मतलब होता है बचत। उदाहरण के द्वारा अगर समझेंगे कि किस प्रकार से जो है संतुलन स्तर निर्धारित होता है, आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर होता है, ये पूर्ण रोजगार का निर्धारण होता है। तो यूँ है, किसी भी अर्थव्यवस्था में आय जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार से उसकी सामूहिक मांग भी बढ़ती चली जाती है और सामूहिक पूर्ति भी। तो आय और सामूहिक पूर्ति तो बराबर होती है। ऐसे में एक ऐसा बिंदु जरूर होता है जहाँ पर आय, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए आय के विभिन्न स्तरों पर जो है उसकी मांग, उसकी पूर्ति कितनी कितनी है। तो एक ऐसा बिंदु है जो कि है कितना, 300, जहाँ पर आय 300 है तो सामूहिक मांग भी 300 है, सामूहिक पूर्ति भी 300 है। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इसी बिंदु पर हमारा क्या होता है, रोजगार, पूर्ण रोजगार स्तर निर्धारित होता है, और इसी को हम जो है प्रभावी मांग का बिंदु कहते हैं। अब इसको अगर ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले अगर हम जो है एडी को शो करते हैं, एडी कितना है, आय के जीरो स्तर पर एडी है हमारा कितना, 150 है उनके 100 और 200 के बीच में। फिर है कितना, 200, फिर कितना है 250, 300, फिर है 400 पे 350, फिर है 500 पर 400। ये जो रेखा बन रही है एडी, इसको बोलते हैं एडी, ठीक है ना, सामूहिक मांग वक्र। अब एएस जो बनाते हैं, ये दोनों इसके बराबर में रहता है, ठीक है ना, 0 पर 0, 100 पर 100, 200 पर 200, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन बनती चली जाती है। और ये जो है जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती है, लाइक दिस यहाँ पर, तो ये जो है देखिए 300 पर बराबर है, इसको बोलते हैं संतुलन स्तर। और इसी बिंदु पर हम जो क्या करते हैं, पूर्ण रोजगार का निर्धारण होता है, पूर्ण रोजगार का, यानी कि इस बिंदु पर हमारा क्या है, एडी और एएस बराबर होता है।
इसलिए इसी को पूर्ण रोजगार, और यही मजदूरी दर होती है। यानी कितनी मजदूरी दर पर? 300 की मजदूरी दर पर उसकी मांग और आय दोनों बराबर है, पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण रोजगार आखिर होता क्या है, एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है। पूर्ण रोजगार, जहाँ पर रोजगार पूर्ण हो जाए, यानी कि जितने लोगों को रोजगार की मांग होती है उतने लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो सही में इसकी अगर अर्थ की बात करें तो एक अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर वास्तविक मजदूरी पर, यानी कि जो वास्तविक मजदूरी दर प्रचलित है उस स्तर पर जो श्रम की मांग है और श्रम की पूर्ति है बराबर हो जाती है, या फिर यूं कहें जब प्रचलित मजदूरी दर पर कुशल एवं इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है, उसे हम पूर्ण रोजगार की स्थिति हो रहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, एक ऐसा पोजीशन होता है, एक ऐसा स्थिति होता है जहाँ पर जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो भी उस टाइम जो है मजदूरी चल रहा है, जो दिहाड़ी चल रहा है, और वो स्किल भी है, यानी कि कुशल भी है, काम करने लायक भी है, काम करने का जज्बा रखते, काम करने के लिए तैयार है, उन सबको अगर काम मिल जाता है तो उस स्थिति को हम पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। और पूर्ण रोजगार की स्थिति का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा ग्राफिकल करके समझें कि ये हो गया पूर्ति यानी कि एएस, ये हो गया उसकी मांग यानी कि एडी। अब इस बिंदु पर दोनों बराबर होता है तो इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण रोजगार का बिंदु, यानी कि सभी लोगों को काम मिल रहा है जो काम करने के इच्छुक है। तो ऐसे में क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है एग्जाम में, क्या पूर्ण रोजगार शून्य बेरोजगारी की स्थिति है? तो सीधा सा जवाब होता है बिल्कुल नहीं। पूर्ण रोजगार पूर्ण शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण रोजगार मतलब सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। भाई यहाँ पर सामान्य रोजगार की बात कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी रहती है। इसलिए रहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजदूरी दर पर है उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। मतलब ऐच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी की एक ऐसी दशा होती है जहाँ पर प्रचलित मजदूरी दर पर व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं होता, जबकि कार्य उपलब्ध है, वो कार्य करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम बेरोजगारी की लिस्ट पे, सामान्य बेरोजगारी की लिस्ट में नहीं रखते, क्योंकि ये जानबूझ के काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। दूसरी है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक मतलब जो बेरोजगारी की इच्छा नहीं रखते हैं लेकिन मजबूरी में बेरोजगार रहना पड़ता है। मतलब प्रचलित मजदूरी दर पर कुशल एवं योग्य व्यक्ति जो कार्य करने के लिए तैयार हो लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, यानी कि कार्य करने के लिए आए हुए काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को हम जो है अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। ठीक है ना। तो यही होगी ऐच्छिक अनैच्छिक बेरोजगारी। उसके बाद हमारे पास जो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है वो है न्यून मांग, डिफिशिएंट डिमांड। न्यून मांग की स्थिति किसे कहते हैं? न्यून का मतलब होता है कम। अर्थव्यवस्था से कौन सी स्थिति होती है जिसे न्यून मांग कहते हैं, इसी को पढ़ना है। डिफिशिएंट डिमांड क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जहां पर सामूहिक मांग यानी कि एडी पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति यानी कि एएस से कम होती है। यूं कहें कि अर्थव्यवस्था का जो पूर्ण रोजगार तैयार होता है एडी और एएस से जहां बराबर होता है, अब इस पोजीशन में एएस से एडी कम होता है, यानी कि एडी अगर 100 हुआ तो एएस 120 होता है, यानी कि एएस की तुलना में हमारा एडी सामूहिक मांग कम होता है, पूर्ति ज़्यादा है। जब पूर्ति ज़्यादा होता है मांग कम होता है, ऑटोमेटिक जो है उस अर्थव्यवस्था में जो है मजदूरी दर की कमी आ जाती है। ऐसे में ये एक्चुअल पोजीशन है जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और वहीं पर जो है हमारा एडी उसके नीचे बनता है, यानी कि यहाँ पर बनता है। यानी कि जहाँ पर हमारा संतुलन स्तर इस पोजीशन में होना चाहिए वो कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। दिस इज इवन। तो ये हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट बाय 1। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये वाला ई और यू का है, ये है डी, यानी कि जो ईडी होता है, ठीक है ना, ईडी क्या होगा यहाँ पर? न्यून मांग की स्थिति होगी। तो यूं कह सकते हैं यहाँ पर ई वाई माइनस डी वाई इक्वल टू ई डी, ठीक है ना, यानी कि वास्तविक मांग
और वास्तविक मांग और जो आवश्यक मांग है उसके बीच का जो अंतर होता है वही न्यून मांग होता है। ठीक है ना, इतनी कमी हो जाती है। इसके बाद न्यून मांग की जो स्थिति होती है वास्तव में वही अवास्तविक अंतराल की स्थिति को उत्पन्न करता है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अवास्तविक अंतराल क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। आपने कई बार सुना डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन क्या होता है डिफ्लेशन, आज उसको समझिए। एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी सामूहिक मांग है, आपको पता है पूर्ण रोजगार उस स्थिति पर होती है जहाँ पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति बराबर होनी चाहिए। यानी कि बराबर लेवल बनाने के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है, यदि सामूहिक मांग उससे क्या हो जाए, कम हो जाए, तो दोनों के अंतर को अवास्तविक अंतराल होता है। इसका मतलब ये होता है अवास्तविक अंतराल और न्यून मांग दोनों ही एक ही चीज़ है। न्यून मांग की अवास्तविक अंतराल को बताता है जहां पर एडी कम होता है और एएस ज़्यादा होता है, और इसकी कैलकुलेशन होती है कि पूर्ण रोजगार के लिए जो आवश्यक एडी होना चाहिए, सामूहिक मांग होना चाहिए, उससे उसकी वास्तविक सामूहिक मांग कम होती है। यानी कि दोनों के बीच का अंतर जो होता है अवास्तविक अंतराल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूर्ण रोजगार के लिए 100 कारीगरों की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो उसकी डिमांड लेकिन कितना है, 80 की रही है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस कितना है 20, ये हो गया न्यून मांग, कि 20 लोगों की मांग यहाँ पर कम है। और ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था उत्पन्न क्यों होती है, न्यून मांग की स्थिति कैसे क्यों उत्पन्न होती है, उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो न्यून मांग के उत्पन्न होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है सरकार के द्वारा साख का नियंत्रण कर लेना, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो चलन मुद्रा है उसकी कमी कर देना अलग अलग कारणों से, अलग अलग विधियों से। बैंक दर में कमी कर देना, वृद्धि कर देने से भी न्यून मांग की। बैंक दर में वृद्धि करने से क्या होता है, बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक जो है व्यापारिक बैंकों को जो है लोन देती है। व्यापारिक बैंक उसी लोन को जो है जनता में बांटती है। अगर केंद्रीय बैंक ने यानी कि आरबीआई ने व्यापारिक बैंक को ही अधिक रेट पर लोन दिया तो जाहिर सी बात है व्यापारिक बैंक जनता को भी ज़्यादा रेट पर लोन देंगी, ऐसे जनता लोन कम लेगी और ऐसे में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति भी कम हो जाती है। सार्वजनिक व्ययों में कमी करने से भी न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे क्यों होता है, सार्वजनिक व्यय का कम होने का मतलब विकास कार्य कम हो जाना। लोगों के पास ऐसे में कम पैसे आएंगे तो उनकी मांग भी कम हो जाएगी। बचत प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, सॉरी कमी लिख दिया मैंने। बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होती है और इससे उपभोग मांग में कमी हो जाती है। लोगों में बचत की भावना आ जाती है, लोग बचाने लग जाते हैं उपभोग की जगह, और जब बचत होगा उपभोग नहीं होगा तो ऐसी बात है मांग की कमी होगी। और नेक्स्ट है निर्यात में कमी। निर्यात में कमी होने से वो माल यहीं पर खप जाता है, सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसका प्रभाव होता है अर्थव्यवस्था में। अवास्तविक अंतराल का अर्थव्यवस्था की बहुत ही नेगेटिव प्रभाव होता है। तो सबसे पहला है कि इससे वस्तु और सेवाओं की जब मांग ही नहीं होगी तो उसके उत्पादन में कमी हो जाएगी। अब उत्पादन में कमी होने का मतलब होता है जब डिमांड नहीं है, जो लोगों को लगा के रखा है, ऐसे में उत्पादन लागत बढ़ेगी और उत्पादन लागत होने से वस्तुओं का जो रेट होता है वो भी डाउन हो जाता है, वो उसका गिर जाता है, लोग जो है उसको खरीदते नहीं हैं। तो ऐसे में उत्पादन क्यों करें, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है, फैक्ट्रियाँ बंद होने से लोगों को नौकरियों से निकल जाता है, तो उसके रोजगार के स्तर में कमी आती है। रोजगार के स्तर की कमी का मतलब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अवास्तविक अंतराल बेरोजगारी की स्थिति को उत्पन्न करती है। और लास्ट है, इससे उत्पादन लागत में भले ही वृद्धि हो जाए क्योंकि माल बिकता नहीं है, लोगों में डिमांड की कमी होती है। जहाँ डिमांड कम होता है ऑटोमेटिक वस्तु की कीमतें गिरने लगती हैं, ठीक है ना। उत्पादकों को लाभ कम होता है, उत्पादकों को लाभ कम होता है तो उत्पादक उत्पादन करना बंद कर देते हैं, ऐसे नौकरियां जाती रहती हैं। तो ऐसे में अवास्तविक अंतराल जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नुकसानदायक स्थिति होती है। नेक्स्ट, अतिरेक मांग या अधिमांग, अधिक मांग भी बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जहां पर पूर्ण रोजगार की स्थिति को पाने के लिए सामूहिक मांग उसकी आवश्यक सामूहिक पूर्ति से अधिक हो जाती है, यानी कि जितनी सामूहिक मांग होनी चाहिए सामूहिक पूर्ति की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति को अधिक मांग कहते हैं, यानी कि वेरी एडी इज ग्रेटर देन
AS। तो यूँ समझिए कि ये नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ पर पूर्ण रोजगार होना चाहिए और इतना जो है सामूहिक मांग होनी चाहिए, सामूहिक पूर्ति अपनी जगह पर है। इसकी तुलना में जब सामूहिक मांग यहाँ ना होके ऊपर की ओर हो जाए, इस लेवल पे आ जाए AD, ठीक है ना, तो एक्चुअली में ये यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति का मतलब साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाता है, सो डैट हमारा उत्पादन तो बढ़ता नहीं है, यानी कि ये यहाँ ना आके हमारा ये जो है सामूहिक पूर्ति यहीं पर हो जाती है, ये हो जाता है आपका संतुलन स्तर। तो इससे होता क्या है, जो प्राइस लेवल होता है, जो नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा ऊपर की ओर बढ़ जाता है। इस पोजीशन में उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होती है, केवल और केवल पूरा दबाव पड़ता है जो ऑटोमेटिक जो सप्लाई है उस पर, क्योंकि यहाँ पर मांग की तुलना में सप्लाई बहुत कम हो जाती है और सप्लाई हो नहीं सकती उससे ज़्यादा, क्योंकि हम पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ चुके हैं। उससे ज़्यादा उत्पादन, उससे ज़्यादा रोजगार हम बढ़ा नहीं सकेंगे अब, ठीक है। तो यही जो अधिक मांग की स्थिति होती है, अधिक मांग की स्थिति के कारण ही स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है। स्फीतिक अंतराल किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है उससे अधिक सामूहिक मांग विद्यमान होती है, यानी कि मांग ज़्यादा पूर्ति कम, यानी कि अवस्थितिक अंतराल बराबर अतिरिक्त मांग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि AD यहाँ पर ज़्यादा हो गया, AS कम हो गया। तो इसको हम सिंगल लाइन डेफिनेशन में समझे, अवस्थितिक अंतराल वास्तविक सामूहिक मांग और पूर्ण रोजगार की आवश्यक सामूहिक मांग के अंतर के बराबर है। और ऐसी स्थिति आखिर उत्पन्न ही क्यों होती है अतिरिक्त मांग की? अतिरिक्त मांग की स्थिति उत्पन्न होने के कुछ कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण है सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि करना। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने से क्या होता है, ठीक है ना, विकास कार्य बढ़ते हैं, लोगों को काम मिलने लगता है, उनके पास इनकम आने लगती है। जब उनके पास पैसा आता है वो मांग ज़्यादा करने लगते हैं और उनकी मांग अचानक बढ़ने से पूर्ति नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि पूर्ति अपने पूरे जो है पीक पॉइंट पर होती है। और ऐसे में जो है जब मांग का दबाव ज़्यादा हो जाता है तो अतिरिक्त मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बैंक दर में कमी करने से वाणिज्यिक बैंक के पास लोन सस्ता मिलता है और वो जो है जनता को भी सस्ता लोन बांटते हैं, लोग लोन लेने लगते हैं। करों में कमी करने से लोगों के पास जो है डिस्पोजल इनकम होता है, खर्च करने वाला व्यय योग मांग जो है पैसा वो भी बचने लगता है। साख का विस्तार होता है, ऐसे में समाज में बैंकों के द्वारा जनता के बीच में ज़्यादा लोन बांटा जाता है। उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, लोग जो है खर्च ज़्यादा करने लगते हैं। ऐसे कई कारण होते हैं जिसके कारण से जो हमारे मांग ज़्यादा हो जाती है पूर्ति की तुलना में। इसका प्रभाव क्या होता है, बेसिकली अतिरिक्त मांग जो है अस्फीतिक अंतराल की तुलना में कम घातक होता है। इसमें उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम पीक पॉइंट में होते हैं, तो पूर्ति में अतिरिक्त दबाव आ जाता है। रोजगार में वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट में है, पूर्ण रोजगार दे चुके, 100% दे चुके होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल केवल जो फर्क पड़ता है वो होता है कीमतों पर, क्योंकि हमें पूर्ति बढ़ नहीं सकती, मांग बढ़ती चली जाती है। ऐसे में पूर्ति के कम होने से, मांग के बढ़ने से कीमतों में वृद्धि हो जाती है, महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये स्थिति कहते हैं ना, महंगाई है, केवल इसी कारण से महंगाई बढ़ती चली जाती है। क्या कोई कारण है जिससे न्यून मांग और अतिरिक्त मांग की समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो ये बिल्कुल है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यून मांग और अतिरिक्त मांग को ठीक करने के प्रमुख उपायों के बारे में। एक तरफ न्यून मांग को लेते हैं, एक तरफ अतिरिक्त मांग को लेते हैं। अगर न्यून मांग की स्थिति है तो सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि की जानी चाहिए, जबकि अतिरिक्त मांग की स्थिति में सार्वजनिक व्यय को कमी की जानी चाहिए। न्यून मांग की स्थिति को सुधार करने के लिए करों के भारों में कमी होनी चाहिए, लोगों पर टैक्स जो बर्डन होता है उसको कम किया जाना चाहिए, और अतिरिक्त मांग की स्थिति में टैक्स के स्लैब को बढ़ा दिया जाना चाहिए। न्यून मांग की स्थिति में बैंक दर में कमी होनी चाहिए, ताकि जनता के बीच में कम रेट पर ब्याज जो है कर्ज लोन मिल सके। अतिरिक्त मांग स्थिति में लोन की कमी हो, इसलिए बैंक दर को बढ़ा दिया जाना चाहिए। न्यून मांग में CRR की कमी होनी चाहिए, अतिरिक्त मांग की स्थिति में CRR में वृद्धि होनी चाहिए। न्यून मांग की स्थिति में SRR में कमी होनी चाहिए, SRR मतलब सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो रिजर्व, और SLR में वृद्धि होनी चाहिए अतिरिक्त स्थिति के लिए।
न्यून मांग में मार्जिन में कमी होनी चाहिए। मार्जिन में कमी का मतलब होता है जब आप कभी जमानत पर लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें 100% नहीं, कुछ परसेंट काट के लोन वगैरह दिया जाता है। तो जो परसेंट काटा जाता है उसी को मार्जिन बोलते हैं। न्यून मांग को सुधारने के लिए मार्जिन में कम ही होनी चाहिए, अतिरिक्त स्थिति को सुधारने के लिए मार्जिन में वृद्धि होनी चाहिए। और लास्ट है आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि। अगर आपको न्यून मांग से न्यून मांग से बचना है, मांग को बढ़ाना पड़ेगा। और मांग तभी बढ़ेगा जब आयात कम करेंगे और निर्यात ज़्यादा करेंगे। और अतिरिक्त मांग की स्थिति तभी सुधर सकती है जब आयात में वृद्धि करें, यानी कि डिमांड की तुलना में सप्लाई बढ़ाने के लिए आयात बढ़ाना पड़ेगा और निर्यात में कमी करनी पड़ेगी। इन दोनों स्थितियों में हम अगर इन पॉइंट को सुधार लेते हैं तो न्यून मांग और अतिरिक्त मांग की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। थैंक यू।